हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। और यहाँ पर आज हमारा लेक्चर 10 जिसमें हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स सीखेंगे, जानेंगे, जैसे एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है या फिर फार्मूलर मास क्या है। ठीक है, तो आप फटाफट इसको देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। अगर देखिए डेफिनेशन की बात करें, द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एटम का जो मास है उसे क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। तो बेसिकली ये जो एटम का मास है स्टार्ट कहाँ से होता है, मतलब वन मास क्या चीज़ है। तो कार्बन का जो एटम है, उस कार्बन के अगर हम इक्वल 12 पार्ट करते हैं, कितने पार्ट? 12 पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट होगा 1/12। आप जानते हैं जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन 12 है, मतलब वो वाला कार्बन एटम जिसका मास 12 यूनिट है। बाकी कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन 12 वाला का अगर हम बिल्कुल इक्वल पार्ट करें तो इसका जो 1/12 पार्ट है, 1/12 पार्ट, इसी को कहा गया है 1 AMU। 1 AMU मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहा गया है? कार्बन के 1/12 पार्ट, यानी कार्बन 12 का जो 1/12वां मास है, हिस्सा है, वो वास्तव में 1 AMU माना गया है। और आजकल 1 AMU नहीं चलता, आजकल 1 AMU को लिख देते हैं 1 यूनिफाइड मास की फॉर्म में, 1 U लिख देते हैं, 1 U, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप समझे कि 1 AMU होता कितना है ग्राम में, एक्चुअल ग्राम में, तो ये साइंटिफिकली बताया गया है 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, -24 ग्राम ये है। अगर कोई भी AMU है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन का होता है, यहाँ देख लेते हैं, 16 यूनिफाइड मास। जो हम याद करते हैं केमिस्ट्री में मासेस, वो सब बेसिकली ना यूनिफाइड मास होते हैं। अगर आप इसे AMU उसमें ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 16 मल्टीप्लाई जो है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट है। हालांकि देखो, मैं क्लियर कर दूं आपको, न्यूमेरिकल में भी आपको इसकी नीड नहीं पड़ने वाली है। उसका रीज़न है, मैं समझाता हूँ। हाइड्रोजन का जो ग्राम में मास है वो है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। ये किसका है? ये हाइड्रोजन एटम का मास है। वो भी किस में? ग्राम में बेटा, ग्राम में मास है। अब मैं इसको जरा AMU में चलता हूँ लेकर, तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो अंडरस्टूड है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। आपको आंसर मिलेगा 1.0078 AMU, मतलब लगभग 1 ही। हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का 1 लेते हैं। ठीक है, तो वास्तव में 1 ही आ गया, 1 AMU। तो हाइड्रोजन का एक यूनिफाइड मास है। ठीक है ना, और ग्राम में अगर देखते जाएंगे आप, तो ग्राम में लगभग यही बैठेगा जो ऊपर दिया गया है। ग्राम में कन्वर्ट करने की नीड नहीं पड़ती, पहले आपसे कह रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए आपको। हमारे सारे क्वेश्चन आगे लगेंगे वो यूनिफाइड मास के केस में लगेंगे। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये थोड़ा आपके लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास, इसके न्यूमेरिकल भी आपके NCERT में है। ध्यान समझिएगा, हम जो भी मास याद करते हैं या हमें दिखाई पड़ते हैं वो सब एवरेज होते हैं। क्यों एवरेज होते हैं? दरअसल में आपने सुना है आइसोटॉप के बारे में। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं अगर आइसोटॉप की, तो हम लेते हैं कार्बन। सपोज कार्बन के आइसोटॉप लिखते हैं यहाँ पर। तो जब कार्बन के आइसोटॉप बच्चों लिखेंगे, तो कार्बन के आइसोटॉप हमारे पास है कार्बन 12,
कार्बन 13, कार्बन 14। ये आइसोटॉप है, कहने का मतलब है आपने एक कार्बन का सैंपल उठाया तो उसमें जो ऑब्ज़र्व किया वो पाया कि भैया कार्बन के एटम 3 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास। कुछ ऐसे कार्बन हैं, कुछ क्या बहुत सारे कार्बन ऐसे हैं जो 12 यूनिफाइड मास वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो कार्बन 13 यूनिफाइड मास वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो 14 यूनिफाइड मास वाले हैं। और उस पर्टिकुलर सैंपल में ये पाया गया कि इनकी जो परसेंटेज है जिसे बोलते हैं रिलेटिव एवंडेंस यहाँ की बुक में क्वेश्चन है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हैं मुझे पता है, ठीक है, मैं करा दूंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये मान लीजिए 98.842 जो परसेंटेज है वो किसकी है, कार्बन 12 वाले एटम की। इसके बाद 13 है 1.108 परसेंटेज, और इससे अलग जो कार्बन 14 है मात्र है 2 × 10⁻⁻10 परसेंटेज। ठीक है, ये एक साइंटिफिक डेटा है बच्चों, ये हमने अपने पास से नहीं लिया हुआ है, एक सैंपल में ऐसा कुछ पाया गया है, ज़रा चेक करें प्लीज़। ठीक है, और हमें इनके एटॉमिक मास पहले से ही पता है, या दिखाई पड़ रहे हैं, तो एटॉमिक मास भी लिख लेते हैं। एटॉमिक मास ये किसकी परसेंटेज है, जिस कार्बन का मास कितना है 12 है, और ये परसेंटेज है 13 मास वाले कार्बन एटम का, और ये 14। चेक कीजिए प्लीज़। अब हम कैसे निकालेंगे ओवरऑल कि कार्बन का, आपको वैसे याद है कार्बन का 12 होता है, जनरली हम 12 यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं वो आप समझ जाइए। हमें करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है, बट किस तरीके से, एक एटम का 12 है, इतने सारे एटम हैं, और ये परसेंटेज वैल्यू से एक्चुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसे 100 से डिवाइड कर देगा तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 98 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो 0.0892, यहाँ पे 0 था शायद, सॉरी 0892, चेक कीजिए प्लीज़। 98.0892 था, तो हम इसे जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आगे आ जाएगा, चेक कीजिए प्लीज़। और इसकी मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे बच्चों, लिसन वेरी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। प्लस इसको भी जब परसेंटेज चेंज करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 पॉइंट आगे जाएगा, तो एक तो पहले से ही 0 बढ़ा दीजिए, तो 0.0108 मल्टीप्लाई 13, प्लस इसमें भी क्या करना हमें है, परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि हम जो दरअसल में क्या कर रहे हैं, 2 × 10⁻⁻10 को 10⁻⁻2 से डिवाइड करना है, तो ये ऊपर जाके ये हो जाएगा आपका 10⁻12 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 2 × 10⁻12 और मल्टीप्लाई 14। ज़रा चेक करें प्लीज़, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा आप लोग प्लीज़, है ना। ठीक है, इसकी जो ओवरऑल कलेक्शन मुझे पहले से पता है, जो मैंने कर रखी है, ये लगभग आएगी 12.011 यूनिफाइड मास। तो आप चेक कर सकते हैं, जो हमें 12 पढ़ते हम लोग हैं, वो क्यों जो है हमें हमेशा कार्बन का 12 यूनिफाइड मास बताया जाता है, क्योंकि एवरेज मास होता है वो 12, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है एटम मौजूद हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। ठीक है, अच्छा अभी ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास का मैं समझाता हूँ, जब आप मास को ग्राम की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जैसे द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको ग्राम में बस कर दीजिए। कहने का मतलब ये है, जैसे ऑक्सीजन का 16 यूनिफाइड मास होता है, आप इसे लिखते हैं 16 ग्राम, तो बस यही एक ग्राम, तो इस समय कहेंगे ये ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी और एलिमेंट का आप लीजिए, तो सोडियम है, सोडियम का होता है 23 यूनिफाइड मास, और हम इसे लिख रहे हैं 23 ग्राम, तो हमने वास्तव में यूनिफाइड मास को ग्राम में शो कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो रिएक्शन में यूज़ होती हैं, और रिएक्शन बैलेंस होती है, तो उसमें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिक्स रेशियो की फॉर्म में चलती हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन होगा उसी अकॉर्डिंग हम वहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे ग्राम में चल रहा है न्यूमेरिकल, तो ग्राम में ले लेंगे, अगर एएमयू में चल रहा है तो एएमयू में ले लेंगे, यूनिफाइड मास में ले लेंगे। वो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
इससे हटके एक और है मॉलिक्यूलर मास, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखिए एटॉमिक मास का मतलब था द मास ऑफ एटम, बट मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मॉलिक्यूल का मास, और मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से मिलके बनता है। यानी दो या दो से ज़्यादा एटम यूज़ होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसमें जितने भी एटम यूज़ हुए हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। कहने का मतलब ये है द सम ऑफ ऑल एटम्स, द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फिर से देखिए, द सम ऑफ ऑल एटम्स, द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH4 एक कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट यूज हुए हैं। तो यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। अगर इनके मास को ऐड कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 है, तो 4 1 जा 4, यू गेट 16। दैट 16 इज अ मॉलिक्यूलर मास। 16 इज अ मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम ग्राम में या यूनिफाइड मास में शो कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये। ऐसे वाटर है, वाटर में 2 + 16 यू गेट 18। CO2 है, जैसे 12 + 32 यू गेट 44। ओके फाइन। ये फार्मूला यूनिट मास क्या है? देखिए मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट क्या है, जब आयनिक कंपाउंड का केस होता है, जैसे NaCl हो गया, ये एक आयनिक कंपाउंड है। KCl हो गया, ये एक आयनिक कंपाउंड है। पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में कि जो आयन से जिन कंपाउंड का फॉर्मेशन एटम का आयन में कन्वर्ट होने के बाद बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है ना, तो वो आपके कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। खैर, तो सिर्फ नाम का फ़र्क है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा, जैसे Na का हो गया 23, Cl का हो गया 35.5, तो 58.5 आपका आएगा। ठीक है, ग्राम में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 39 + 35.5 ये आपका आएगा करीब 74.5। तो सेम तरीका आप खुद देख रहे हैं, दोनों का ही सेम तरीका है। ये सारे मॉलिक्यूलर मास हैं, इनको हम कहेंगे फार्मूला यूनिट मास। तो जनरली बच्चे इसको यूज नहीं करते कि बार बार इसको फार्मूला यूनिट मास लिखें। वास्तव में तरीका दोनों का सेम है, बस केस अलग अलग है। अगर आयनिक में है तो उसको फार्मूला यूनिट मास बोल देते हैं, अदरवाइज जनरली उसे मॉलिक्यूलर मास ही कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपके छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने आज आपको क्लियर कर दी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, और वो है मोल कॉन्सेप्ट। अच्छे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, और मैं चाहता हूँ कि आपसे ध्यान से देखें, क्योंकि वास्तव में कठिन इसलिए है कि ये सिंपल मैथ्स नहीं है, ये केमिकल्स की मैथ्स है बच्चों। तो उसी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होकर मैं काफ़ी आगे तक डीपली पढ़ाऊँगा, कुछ क्वेश्चंस भी वहीं पर कराऊँगा, आपको समझाऊंगा कि इसे अप्लाई कैसे करें। हैंड टू हैंड आपको न्यूमेरिकल देकर सिंपल न्यूमेरिकल देकर अप्लाई कराऊंगा। उसके बाद मैं NCERT के न्यूमेरिकल जाऊंगा। तो उस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखें, ठीक है। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, और एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। बार बार मतलब वीडियो को आप देखें बार बार, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करें कि अपना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करें और फिर आगे वीडियो देखते चले जाएँ। ओके।